द्रोणाचार्य की आत्मकथा भाग 10। महात्मा विदुर को विराट नगर के समारोह में गए 3 दिन बीत चुके थे। अब तक वहां से कोई समाचार ज्ञात न हो सका। दुर्योधन सहित सारे लोगों का ध्यान उसी ओर केंद्रित था। दुर्योधन इस बात से काफी चिंतित प्रतीत हो रहा था कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कोई सूचना 3 दिन बीत जाने के उपरांत भी नहीं है उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी, जबकि विराट नगर में उसने अपने गुप्तचरों को सैकड़ों की संख्या में नियुक्त कर रखा था। इसी संबंध में उसने गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी एवं प्रमुख अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आहूत की एवं इस शिथिलता के संबंध में पूछताछ की। मुख्य अधिकारी ने बताया कि हमारे लोग वहाँ की प्रत्येक गतिविधि पर पूरी तरह दृष्टि रखे हुए हैं। पुष्ट जानकारी के अभाव में मैंने आपको जानकारी देना उचित नहीं समझा। वहाँ से अनेक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, किंतु प्राप्त सूचनाओं में कई प्रकार की विरोधाभासी सूचनाएं भी हैं, जिनसे ऐसा संकेत मिलता है कि दूसरे पक्ष की गुप्तचर शाखा हमसे अधिक सतर्क एवं सक्रिय है। वे अत्यंत सूक्ष्म रीति से हमारे गुप्तचरों के साथ मिल गए हैं एवं जैसी सूचना वे प्रसारित करना चाहते हैं वैसी हमारे गुप्तचर को बता दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ की प्रशासनिक इकाई पूरी तरह पांडवों के संकेतों पर चल रही है। मुख्य अधिकारी के यह बताए जाने पर दुर्योधन को अत्यंत विस्मय हुआ, किंतु उसने ऊपर से अविचलित रहकर पूरी दृढ़ता से इस समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशासनिक शिथिलता के लिए उसकी तीव्र भर्त्सना की। उसके एवं अन्य अधिकारियों के चले जाने के उपरांत दुर्योधन अपने अन्य मित्रों के साथ बैठकर गुप्त मंत्रणा करने लगा। इसी बीच उसके द्वारा भेजे गए वैयक्तिक गुप्तचरों में से एक ने आकर उसे प्रणाम किया एवं एकांत पाकर कहने लगा, युवराज, मैं आपके निर्देशानुसार विराट के अनुचरों में शामिल होकर वहाँ की एक एक गतिविधि की जानकारी प्राप्त करता रहा हूँ। स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पांडव दिन दूनी शक्ति प्राप्त करते जा रहे हैं। अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह संपन्न हो गया है। इस अवसर पर देश के अधिकांश राजा या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें भाग लिए हैं। मथुरा, मगध, कौशल, श्रावस्ती, साकेत, काशी, पांचाल, बंग, कलिंग, सिंधु, गांधार, त्रिविष्टप एवं अन्य अनेक राज्यों के राजाओं के ससैन्य आगमन से एक दूसरा ही विराट नगर बस गया है। सारे राजागण कृष्ण के नेतृत्व में संगठित हो गए प्रतीत होते हैं। कृष्ण द्वारा आहूत बैठकों में राजाओं का भाग लेना निश्चय ही आगामी अनिष्ट का सूचक है। युवराज दुर्योधन श्री कृष्ण के प्रति लोगों में अगाध आस्था एवं विश्वास है। न केवल राजा अपितु साधारण स्त्री पुरुष भी उनके प्रति अगाध आस्था रखते हैं। उस साम्राज्य के कोने कोने में उनके संबंध में अनेक चमत्कारिक बातें व्याप्त हैं। बहुत से विद्वान दार्शनिक उन्हें विलक्षण प्रतिभा संपन्न पुरुष बताते हैं। उनके संगठन कौशल एवं अहंकार शून्य व्यक्तित्व से लोग एक बार में ही चमत्कृत एवं उपकृत अनुभव करते हैं। पांडव, द्रुपद और विराट तो पूरी तरह उन पर निर्भर हैं। वे उनके निर्देशानुसार ही अपनी कार्य योजना को साकार करते हैं। विवाह समारोह से पूर्व और अब तक वे लोग कई बार आपस में बैठकर वार्ता करते रहे हैं। प्रारंभ में युधिष्ठिर के चारों भाइयों एवं द्रौपदी ने अपनी व्यथा से श्री कृष्ण को अवगत कराया एवं तत्काल युद्ध द्वारा अपना राज्य वापस प्राप्त करने का निश्चय दोहराया। श्री कृष्ण ने उन्हें पारस्परिक सहमति के आधार पर समाधान खोजने का सुझाव दिया। अभी तक वे लोग किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। अनवरत आगामी रणनीति हेतु चिंतन मनन का क्रम चल रहा है। मैं अब तक की जानकारी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। अपने गुप्तचर से पांडवों की शक्ति विस्तार की जानकारी पाकर दुर्योधन मन ही मन सशंकित हो उठा एवं अपने साथियों के साथ आगामी रणनीति पर विचार करने लगा। मैं विगत कई दिनों से महात्मा विदुर की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी बीच दुर्योधन का एक अंगरक्षक मेरे पास आया और आकर सूचना दी कि युवराज, दुर्योधन आपसे मिलने के लिए पधारने वाले हैं। अंगरक्षक के द्वारा यह बताए जाने पर मुझे अत्यंत विस्मय हुआ, क्योंकि अभी तक दुर्योधन राज दरबार में ही अपनी मंडली के साथ मेरे जाने के अवसर पर उपस्थित रहा करता था। यह पहला अवसर था जब उसने स्वयं मुझसे मिलने की आवश्यकता अनुभव की थी। सेना के सर्वोच्च असैनिक अधिकारी का प्रभार राजा की ओर से भीष्म के पास था, अतः दुर्योधन का मुझसे मिलना निश्चय ही किसी पूर्वानुमान से परे था। मैं अभी किसी निर्णय पर पहुंचता
इससे पूर्व ही दुर्योधन कर्ण अपने अन्य अंगरक्षकों तथा साथियों के साथ आ पहुंचे। दोनों ने आवश्यकता से अधिक विनम्रता के साथ मुझे प्रणाम किया एवं दोनों हाथ जोड़कर मेरे पास खड़े हो गए। मैंने दोनों को समीप में रखे आसनों पर बैठने का संकेत दिया। दुर्योधन के आसीन होते ही सारे लोग बैठ गए एवं मैं मन ही मन अत्यंत तनाव अनुभव कर रहा था एवं किसी अप्रत्याशित स्थिति की कल्पना कर रहा था। इसी बीच दुर्योधन ने बिना किसी भूमिका के मुझे सेनाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव किया। उसने कहा, आगामी दिनों में इस साम्राज्य को अग्नि परीक्षा देनी होगी अतः मेरा विचार है कि भावी संभावनाओं को दृष्टि में रखकर सैन्य संगठनों को अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे युद्ध की विभीषिका उत्पन्न होने पर हमारी सेनाएं प्रतिकूल परिस्थितियों का दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम हो सकें। सेना को कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए आपसे योग्य सेना नायक हमारे सारे साम्राज्य में दूसरा नहीं है। दुर्योधन द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव इतना आकस्मिक एवं अनापेक्षित था कि मैं स्वयं एकाएक असमंजस में पड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण मैंने उसके प्रस्ताव पर प्रतिवाद करते हुए कहा, युवराज दुर्योधन, आपके पितामह के सानंद स्वस्थ रहते हुए मुझे सेना नायक बनाए जाने का क्या औचित्य हो सकता है। इससे सेना में भी नागरिक सेवा के पदाधिकारियों की भांति गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। तुम्हारे पितामह प्रत्येक दृष्टि में सक्षम एवं सुयोग्य सेना नायक हैं एवं यह साम्राज्य तथा आपका राजवंश उनके त्याग की आधार भूमि पर स्थित है। उनकी दक्षता का लाभ अनवरत प्राप्त हो सकता है। यदि अनायास उनको मार्ग से हटाकर निरंकुशता की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया तो इसके प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं। यह अवसर आंतरिक संघर्ष का नहीं अपितु पारस्परिक एकता के द्वारा दूसरों के समक्ष अपने को सक्षम सिद्ध करने का है। दुर्योधन अपने पितामह की अप्रिय एवं तीक्ष्ण बातों का बुरा ना मानो, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से कुरुकुल के हितैषी हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। मुझे तुम सब की शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रदान करने वाले वे ही हैं। उनके सेनापतित्व में काम करके मैं हमेशा गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरे इस उत्तर से दुर्योधन को अपनी योजना पर पानी फिरता दिखाई दिया, किंतु तत्काल किसी कुशल राजनीतिज्ञ की भांति अपनी बात को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने एवं पांडवों के प्रति मेरी नरमी को ध्यान में रखते हुए कहने लगा, गुरुदेव, मैंने आपको सेनाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पितामह के प्रति अविश्वास के कारण नहीं अपितु पांडवों के प्रति उनके वात्सल्य को ध्यान में रखकर किया था। उन्हें पांडवों के प्रति आक्रामक बना पाना मेरे बस में नहीं है। वे सर्वदा अपने स्वभाव के अनुकूल आचरण करके पांडवों के प्रति हिंसक या क्रूर नहीं हो सकते, जबकि युद्ध की दशा में उनकी यह मृदुलता कठिनाई का कारण बन सकती है। अतः अत्यंत सोच समझकर यह प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया था। इसके मूल में पितामह के प्रति किसी तरह की अविनय का भाव मेरे मन में नहीं है। इतना अवश्य है कि आगामी रणनीति के अनुरूप सेना में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। राजकाज के प्रति दुर्योधन की सूझबूझ, तत्परता एवं कूटनीतिक चातुर्य को देखकर मुझे मन ही मन अच्छा लगा। ऊपर से यथावश्यक गांभीर्य का प्रदर्शन करते हुए मैंने मात्र इतना कहा, युवराज, साम्राज्य के प्रति निष्ठा में कमी का अवसर नहीं आएगा। मेरी बात पर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गुरुदेव, आपको इस प्रकार आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कई अवसरों पर साम्राज्य के प्रति असंदिग्ध निष्ठा का परिचय दिया है। इतना कहकर वह अपने दलबल के साथ चल दिया। उसके जाते ही मैं विचार करने लगा, दुर्योधन केवल योद्धा ही नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ भी है। उसके द्वारा पितामह भीष्म को भी तो अपने राह का कांटा समझता है, साथ ही मुझे भी अपने अनुसार चला पाने में अपने को अक्षम पाता है। उसकी व्यवस्था यह है कि हम दोनों को ना चाहते हुए भी हमारी अपरिहार्यता को देखते हुए हमें महत्वहीन बनाने में असमर्थ है। आज उसने इस प्रस्ताव द्वारा अत्यंत कुशलता से दोनों को संघर्ष में उतारने की चाल चली थी एवं मेरी महत्वाकांक्षा को उभारने का प्रयास किया था। साथ ही पांडवों के प्रति मृदुलता का आरोप भीष्म पर करके मुझे भी सचेत कर दिया, जिससे मैं पांडवों के प्रति मृदुल ना रहूं एवं साम्राज्य के प्रति निष्ठावान बना रहूं। उसकी दृष्टि में पांडव विरोध ही साम्राज्य के प्रति सर्वोच्च निष्ठा का प्रतीक है। अस्तु उसके आज के व्यवहार से यह तो पूरी तरह प्रमाणित हो गया था कि वह किसी भी दशा में पांडवों से संधि नहीं करेगा। उनका राज्य उन्हें वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं सब सोच ही रहा था, इसी बीच अश्वत्थामा ने आकर बताया कि चाचा विदुर विराटनगर से वापस आ गए हैं। उनका रथ अभी आकर रुका है। वे महाराज धृतराष्ट्र से मिलने राजभवन की ओर चले गए हैं। विदुर जब राजभवन पहुंचे, वहां उनसे मिलने की प्रतीक्षा में दुर्योधन पहले ही उपस्थित था। महाराज धृतराष्ट्र का अभिवादन करने के उपरांत महात्मा विदुर ने
विराटनगर के सारे घटनाक्रम को विस्तार से बताते हुए कहा, मेरे आने की सूचना पाकर 5 भाई हर्षातिरेक से पुलकित होटे एवं सिंह द्वार पर आकर विराट एवं द्रुपद सहित उन सब ने मेरी अगवानी की। सिंह द्वार से भारी भीड़ द्वारा पुष्प वर्षा के बीच मुझे ले जाया गया। उनके द्वारा दिए गए सम्मान से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। वे पांचों भाई भी ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया हो और भैया पांडु जीवित हो गए हो। मेरे निवास की सुखद व्यवस्था के पश्चात सायंकाल युधिष्ठिर स्वयं मेरे पास आया और उसने वनवास के दिनों से लेकर अब तक की सारी व्यथा से मुझे अवगत कराया। साथ ही अर्जुन द्वारा कौरव सेना से युद्ध किए जाने को सामयिक विकल्पहीनता की स्थिति बताकर खेद प्रकट किया। हे तात धृतराष्ट्र, मैं युधिष्ठिर के इस व्यवहार से अभिभूत हो गया था। इसके पश्चात वह अनेक पारिवारिक बातें करता रहा। आप और बड़ी माता गांधारी तथा अपने सभी भाइयों के कुशल समाचार से अवगत होकर उसने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। उसी समय वासुदेव कृष्ण के आगमन की सूचना प्राप्त हुई। सारे लोग सम्मान के साथ उन्हें राज दरबार में लेकर आए। दूसरे दिन समारोह पूर्वक उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह संपन्न हुआ। मैंने आपकी ओर से उनको उपहार के साथ आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर श्री कृष्ण ने सारे राजाओं के समक्ष पांडवों के पक्ष का प्रतिपादन किया। वहां उपस्थित समस्त राजाओं या उनके प्रतिनिधियों ने पांडवों के प्रति पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की। उसी समय श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर मुझे प्रणाम किया एवं कहने लगे, विदुर काका, आप हस्तिनापुर राज दरबार के प्रतिनिधि हैं तथा पांडवों का राज्य वापस करने के संबंध में महाराज की योजना प्रस्तावित से अवगत कराने की कृपा करें। मैंने कृष्ण की ओर देखकर उन्हें समझाते हुए कहा, वत्स कृष्ण, तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात है कि मैं इस समय राजा का प्रतिनिधि बनकर नहीं अपितु अपने पौत्र के विवाह में महात्मा भीष्म एवं महाराज धृतराष्ट्र तथा अन्य वयोवृद्ध सदस्यों की ओर से आशीर्वाद देने आया हूँ। राजनीति एवं पारिवारिक संबंधों को जोड़कर देखा जाना या उनमें सहसंबंध खोजना सर्वदा उचित नहीं कहा जा सकता। वैसे भी राजनीतिक चर्चा के लिए यह उचित मंच नहीं है। मेरी बात पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, काका, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने भतीजे से बहुत डरते हो। उसकी पूर्वानुमति के बिना भला आप किस प्रकार बोलने का साहस जुटा सकते हैं। पर यह भी तो सोचो कि पांडव भी तो आपके ही भतीजे हैं। उन्हें उनका भाग बिना युद्ध के प्राप्त हो सके, इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती पीढ़ी के दोषों का दंड हमेशा पश्चातवर्ती पीढ़ी को भोगना पड़ता है। समारोह की समाप्ति के पश्चात सारे राजागण एक एक कर कृष्ण से मिले। सभी ने संघर्ष की स्थिति में पांडवों का साथ देने की वचनबद्धता व्यक्त की। इसके अगले दिन कृष्ण ने कुछ प्रमुख राजाओं की एक आवश्यक बैठक बुलाई, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया, सर्वसम्मति से राज दरबार में यह निर्धारित किया गया था कि पांडव 12 वर्ष तक वन में रहकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेंगे। वर्ष की समाप्ति से पूर्व उनका निवास ज्ञात हो जाने की दशा में उन्हें पूर्ववत बन जाना पड़ेगा। अज्ञातवास के पूर्ण होने पर उनका राज्य वापस कर दिया जाएगा। मेरा अज्ञातवास पूर्ण न होने देने के लिए ही दुर्योधन भारी सैन्य बल के साथ यहाँ आया एवं उसने आक्रमण कर दिया। दूरी के कारण या सैनिक अभियान की शिथिलता के कारण यहाँ आते आते वर्ष पूर्ण हो गया एवं वह हमारे पुनः वन जाने की कामना अधूरी लेकर वापस लौट गए। किंतु इस अभियान से यह तथ्य अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि वह हमारे प्रति शत्रुता के भाव से ओतप्रोत है। यदि ऐसा ना होता तो इस तरह आक्रमण की क्या आवश्यकता थी। अब हमारे पास ऐसा एक भी कारण नहीं है जिसके आधार पर हम यह विश्वास कर सके कि हम लोगों के हस्तिनापुर जाने पर हमारा राज्य हमें वापस मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप सबका इस संबंध में मार्गदर्शन चाहता हूँ। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर सारे राजागण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सारी सभा में कुछ क्षणों के लिए निस्तब्धता व्याप्त हो गई। यद्यपि अनेक लोगों के मन में विविध प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहे थे, किंतु प्रत्येक सदस्य किसी दूसरे के द्वारा पहल किए जाने की प्रतीक्षा में था। किसी द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न किए जाने पर पांचाल नरेश द्रुपद ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहना प्रारंभ कर दिया, पांडवों और कौरवों के मध्य का संघर्ष यद्यपि विशुद्ध पारिवारिक प्रकरण है, किंतु कौरवों की क्रूरता एवं पाशविकता ने इस प्रकरण को राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बना दिया है। पांडवों के वनवास की अपरिहार्यता को दृष्टि में रखकर उन्हें मानवोचित सुविधा सुलभ कराना शासन का अनिवार्य कृत्य था, किंतु हस्तिनापुर के कुरु साम्राज्य द्वारा उन्हें केवल वायुपान की छूट देकर अमानवीयता का निकृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत किया गया।
भय का पर्याय कहे जाने वाले अपराधियों को भी निरुद्ध किए जाने की स्थिति में भी भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा से वंचित किए जाने का प्राविधान नहीं है। ऐसे में कुरुकुल के नीति नियंता अपनी इस निकृष्ट क्रूरता के पक्ष में किस तर्क का आश्रय लेंगे? इतना ही नहीं, अरण्यवास के समय अन्य लोगों को भड़काकर पांडवों को अपमानित करने के प्रयत्न भी कौरवों की निकृष्ट सोच एवं बद्धमूल शत्रुता का परिचय देते हैं। अज्ञातवास के समय गुप्तचरी कराकर समय से पूर्व पता लगाने का प्रयास भी कौरवों की शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति का ही आभास देते हैं। इन सारी बातों की विवेचना से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि कौरव परिस्थितियों को इतनी असामान्य बनाए रखना चाहते हैं जिससे कोई अन्य तटस्थ व्यक्ति या राज्य नैतिकता का संदर्भ देकर पांडवों को उनका भाग वापस लौटाने की संतुति न कर सके। उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सैन्य संगठन को सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। साथ ही अन्य सामयिक प्रयत्नों पर भी विचार किया जा सकता है। द्रुपद के मौन होते ही राजा विराट ने तत्काल उनके सामयिक प्रयत्न शब्द की विवेचना प्रारंभ कर दी। प्रपंच पूर्ण मिथ्यारोपों से आरोपित कर युद्ध करना या किसी की परिस्थिति जन्य या निर्बलता का लाभ उठाने की दृष्टि से युद्ध करना अथवा पर कारणों पर विचार किए बिना युद्ध थोपना या आकस्मिक रूप से धोखा देकर युद्ध करना, ये सभी कृत्य बर्बरता पूर्ण एवं पाशविक हैं। यदि कौरवों द्वारा किए गए कृत्यों के कारण हम बिना अन्य नागरिक प्रयासों के सीधे युद्ध की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं तो हमें भी मानवीय समर्थन मिलने की संभावनाएं क्षीण होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हमें पहले समाधान के सारे नागरिक प्रयास खोज लेने चाहिए। इससे एक ओर हमें नैतिक समर्थन प्राप्त करने में सुविधा होगी, दूसरी ओर सैन्य संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित समय भी मिल जाएगा। मैं सैन्य संगठन की शिथिलता का पक्षधर नहीं हूँ, किंतु सेना के सर्वथा मानवीय उपयोग का पक्षधर हूँ। शक्ति का उपयोग हमेशा मानवता की रक्षा में होना चाहिए। भौगोलिक सीमाएं सत्ता की वैविध्यपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करती हैं, किंतु उससे मनुष्यता का व्याकरण नहीं बनता। मनुष्यता देश काल निरपेक्ष होती है, अतः हमें उस सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक मनुष्यता की रक्षा के लिए प्रयासरत होना चाहिए। मेरा विचार है कि पहले पांडवों को अपना पक्ष हस्तिनापुर साम्राज्य के राज दरबार में प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात उनकी प्रतिक्रिया के उपरांत ही यथोचित कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। महाराज विराट के उक्त कथन पर प्रतिवाद करते हुए काशी नरेश ने अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहा, राजा विराट का यह कथन समझ से परे है कि पांडवों को अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। पक्ष तो पहले से ही स्पष्ट है, वापस लौटने पर उनका राज्य वापस लौटा दिया जाएगा, यह पूर्व निर्धारित है। अभी तक कौरवों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे पांडवों को राज्याधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। जहाँ तक पांडवों का उनके समक्ष जाकर याचना करने का प्रश्न है, इस संबंध में दोनों पक्षों की भूमिका पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। एक राजा का याची बनकर दूसरे राज दरबार में जाना किस दृष्टि से उचित हो सकता है? काशीराज का तर्क सुनकर सारे राजागण निरुत्तर से प्रतीत हुए। कुछ अन्य राजाओं ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी बीच श्री कृष्ण ने सारे तर्कों को सुनकर अपना संक्षिप्त अभिमत व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यद्यपि यह सर्वविदित है कि कुरु साम्राज्य के राजा अपने पुत्रों के अनुसार आचरण करने के कारण राज मर्यादा का परिपालन करने में अक्षम सिद्ध हुए हैं, किंतु किसी भी अक्षमता हमारी सक्षमता का मापदंड नहीं हो सकती। अतः हमें दूत भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें पूर्व निर्धारित अनुबंधों का विवरण संग्रहित करके उन्हें स्मरण कराया जाना अपेक्षित है। तत्पश्चात प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही की स्थिति में आगामी रणनीति का निर्धारण करना प्रासंगिक होगा। कृष्ण की यह बात सुनकर समस्त राजाओं ने एक मत से उनकी बात का समर्थन किया। इसके पश्चात सभा विसर्जित हो गई। मेरे आने तक अभी कुछ निश्चित नहीं हो पाया था कि पांडवों की ओर से क्या मांगे प्रस्तावित होंगी एवं दूत बनाकर किस राजनीतिज्ञ को भेजा जाएगा। संभवतः इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। सारी स्थिति का अवलोकन करने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पांडव किसी भी प्रकार शांति संधि करने के पक्ष में हैं। महात्मा विदुर द्वारा उक्त घटनाक्रम से महाराज को अवगत कराए जाते समय ही मैं भी दरबार में पहुंच गया था एवं सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। महाराज धृतराष्ट्र आद्योपांत समस्त घटनाक्रम का विवरण सुनकर विदुर को संबोधित करते हुए कहने लगे, भैया विदुर, मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए।
कभी मैं सोचता हूँ कि पांडवों को न्याय देना शासन का राजधर्म है, दूसरे ही क्षण साम्राज्य की राजनीति मुझे ऐसा करने से रोकती है। भले ही कुछ प्रबुद्ध जन मुझे स्वार्थ प्रेरित राजनीति करने का दोषी बताएं, किंतु सत्ता के सर्वोच्च आसन पर बैठा व्यक्ति सन्यासी भी तो नहीं होना चाहिए जिसकी सत्ता के प्रति लिप्सा ही ना हो। ऐसे विरक्त के हाथों साम्राज्य भला किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है? राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी के प्रति नहीं। पांडव हमारे भतीजे हैं, इस अर्थ में वे हमारे स्नेहभाजन हैं, किंतु वे इस साम्राज्य के प्रबल प्रतिद्वंदी बनकर किस प्रकार हमारे प्रिय रह सकते हैं? विदुर, तुम तो नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो, अतः मैं तुम से ही पूछता हूँ कि क्या इस साम्राज्य पर मुझसे अधिक अधिकार पांडवों का बनता है? क्या मैं पांडवों के प्रतिनिधि के रूप में अभिषिक्त हूँ? क्या उत्तराधिकार नियम के अनुसार मेरे पुत्र दुर्योधन का युवराज बनाया जाना नीति विधि विरुद्ध है? क्या साम्राज्य दान पुण्य के योग्य वस्तु है? क्या किसी राज्य राष्ट्र की सीमाओं का स्वार्थवश परिवर्तन राष्ट्रद्रोह के समान नहीं है? विकलांगता यदि अयोग्यता का कारण है तो पुनः उस अयोग्यता के रहते किसी को राजा बनाया जाना किस प्रकार उचित है? यदि हाँ, तो विवाद का कारण किस प्रकार उचित हो सकता है?